चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे कैलकुलस से हटके, विच इज वेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर। फिजिक्स में ऑलरेडी आप वेक्टर पढ़ते हैं और काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन वेक्टर का होता है फिजिक्स में। तो वेक्टर से आप बहुत कुछ रूबरू हैं, तो ये चैप्टर अपन जल्दी कवर कर लेंगे। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट वेक्टर, और सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। आज पूरा राइटिंग वर्क है, कल से फिर अपना मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, स्टार्टिंग जब करना होती है तो थ्योरी रिक्वायर्ड है बहुत सारी, तो इसलिए इनिशियली थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है जो आज आपने लिखने का काम करना है। सो पहला पॉइंट है वेक्टर में वेक्टर की डेफिनेशन। तो लिखिए, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। A vector is a physical quantity which has magnitude and direction both. Which has magnitude and direction both. ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को अपन वेक्टर बोलेंगे। और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं दिया होगा, वो क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। सो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, and momentum, etc. फोर्स भी है, काफी सारे एग्जाम्पल और भी हैं। और जनरली ये सारे टर्म्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेट्रा। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। तो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which have direction and magnitude both is called vector. ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेक्टर के। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो लिखिए इसमें, a vector is represented by a directed line segment, a directed line segment AB vector, directed line segment AB vector, where A is called the initial point of the vector, where A is called the initial point of the vector and B is called the terminal point of the vector. इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो ए से बी डायरेक्शन होगी, ए इनिशियल पॉइंट होगा, बी टर्मिनल पॉइंट होगा। सो किसी वेक्टर ए बी को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर से डिनोट करेंगे, where A is called the initial point, B is called the terminal point, and
The magnitude of this vector is denoted by modulus AB. मॉड्यूलस का मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का साइज कितना है, लंबाई कितनी है, उसको हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एबी से डिनोट करेंगे। तो दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की लंबाई कितनी है। तो ए बी वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी से डिनोट करेंगे। ए इनिशियल पॉइंट, बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय मॉड ए बी। So this is magnitude of vector AB and representation of vector AB. Now next heading है इसमें types of vector. So first one is zero और null vector. तो ये तो आप जानती हो, किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे यदि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आता है देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो लिख लीजिए, अ वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर और नल वेक्टर if its magnitude is zero. The vector is said to be null or zero vector if its magnitude is zero. So this is null vector या zero vector. दूसरा है इसमें टाइप में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो लिखिए इसमें, a vector is said to be unit. A vector is said to be unit vector if its magnitude is 1. The vector is said to be unit if its magnitude is 1. If its magnitude is 1. और आगे हमने इसमें आगे कॉमा लगा के लिखिए, लेट स्मॉल ए बी एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर is denoted by a cap and a cap का वैल्यू होता है यदि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इफ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन बिकम्स यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय a cap. सो दिस इज यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप यूनिट तब बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। और इस यूनिट वेक्टर से रिलेटेड दो एग्जांपल, सॉरी दो नोट लिख लीजिए। इसके नीचे एक हेडिंग डालेंगे नोट। नोट में 2 पॉइंट लिखना है। द फर्स्ट पॉइंट ए, आप जानते हो आई जे के जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर्स हैं। सो लिख लीजिए उसी लाइन को, द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x, y and z axis are denoted by I, j and k respectively.
unit vector parallel to x, y and z axis are I, j and k respectively. और दूसरा point, the second point, two unit vectors may not be equal. Two unit vectors may not be equal unless they have the same direction. Two unit vectors may not be equal unless they have the same direction. जब तक उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होंगी तब तक दो यूनिट वेक्टर बराबर नहीं होंगे. तो ये सेकंड टाइप है जीरो वेक्टर फर्स्ट टाइप. दूसरा है नल वेक्टर. स्क्रीनशॉट ले लो आप इस पेज का. वैसे तो आपने सभी लिखा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. तो थर्ड लिखिए लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स. like and unlike vectors. यदि वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो लाइक और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अनलाइक वेक्टर्स लिखते हैं बोलते हैं. तो लिख लीजिए इसमें वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक. वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक when they have the same direction. When they have the same direction and unlike when they have opposite direction. When they have the opposite direction. Next point is, next type of vector is collinear or parallel vectors. Collinear or parallel vectors. लिखिए vectors having the same or parallel support. Vectors having the same or parallel supports are called collinear vectors. Vectors having the same or parallel support are called the collinear vectors. कोलिनियर जैसे आप 3 पॉइंट्स से पढ़ते थे तो 3 पॉइंटों को मिला के हम 2 वेक्टर बना लेते हैं. एबीसी 3 पॉइंट है. एबीसी से हमने 2 वेक्टर बना लिए एबी और बीसी. अब एबी और बीसी ये दोनों एक ही लाइन पर हैं. सो देयरफॉर ये 2 वेक्टर्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे. तो इसको अपन बोलते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. यदि सेम सपोर्ट ऑफ या पैरेलल सपोर्ट होगा 2 वेक्टर के लिए तो फिर दे आर कॉल्ड द कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर. नाम से ही शो हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ टाइप है को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर. तो लिखिए टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर
if they have the same initial point. Two vectors are said to be co-initial vector if they have the same initial point. ये कोलिनियर और कोप्लेनर को और अपन डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के, क्योंकि इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. सो को इनिशियल वेक्टर के बाद एक और है इसमें कोप्लानर वेक्टर. कोप्लानर वेक्टर कोप्लानर वेक्टर तो लिखिए इसमें the system of vectors are said to be coplanar. The system of vector is said to be coplanar if they lie on the same plane. If they lie on the same plane, नाम से ही ये दोनों को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे लाई करें, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करें, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे. सो कोलिनियर और कोप्लानर में बहुत अच्छे क्वेश्चन, दो वेक्टर या तीन वेक्टर जब आपको दिए हों उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपन आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी केवल टाइप्स अपन डिस्कस कर रहे हैं. तो जो पहला टाइप है वो है आपका जीरो और नल वेक्टर, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा लाइक अनलाइक वेक्टर, चौथा कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, पांचवा को इनिशियल वेक्टर और लास्ट वन इज कोप्लानर वेक्टर्स. और इसमें एक बात और लिख लें जो कि आप जानते हैं, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं. तो पोजीशन वेक्टर जिसका बार बार यूज होगा अपने को. तो 7 पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर देखिए इसमें पोजीशन वेक्टर में दी वेक्टर OA ऐसा लिखना, OA वेक्टर, दी वेक्टर OA which represents the position of point A, which represents the position of point A with respect to origin, which represent the position of point A with respect to origin, is called position vector of the point A. Is called the position vector of point A. और आगे लिखिए, if position coordinate of point A is x, y, z, then position vector of OA is xi plus yj plus z. तो देखिए आपको मैं बताया कि इसके बाद आपने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़नी है. और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा x, y, z. तो 3D और वेक्टर केवल इस मामले में डिफरेंस है दोनों में. यदि आप वेक्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपको 3D पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा और 3D के फॉर्मूले आप बड़ी जल्दी लर्न कर पाओगे, क्योंकि वेक्टर में जिसको हमने x, y, z, सॉरी 3D में जिसको हमने x, y, z लिखा है, बस आपको वेक्टर की थ्योरी में उसको पोजीशन कोऑर्डिनेट बनाने होते हैं. तो ये x मतलब x डायरेक्शन में है. यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z लिखा है, इसका मतलब आपने x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस
पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग वाई डिस्टेंस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग जेड डिस्टेंस कवर किया है, तब जाके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बना। तो जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो होगा वो पॉइंट ए का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बनेगा। चूंकि ये जो डिस्टेंसेस नापी गई हैं एक्स वाई और जेड, ये ओरिजिन से हमने मापे हैं, और इसलिए जब आप इसमें आई जे के ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो इस तरीके से, तो ये फिर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर डिनोट करने लगता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसलिए हमने यहाँ पर ओ ए वेक्टर लिखा है। तो ओ ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। सो 3D और वेक्टर केवल इस एक मामले में डिफरेंस करते हैं। 3D के सारे फॉर्मूले वेक्टर में आपको लिखने हैं आगे चल के, इसलिए मैं वेक्टर आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 3D का हर एक फॉर्मूला आपने, जो भी 3D में फॉर्मूला बनेगा, आपने 3D में लाइन पढ़नी है, आपने 3D में प्लेन पढ़ना है, तो जो भी लाइन की इक्वेशन बनेगी, जो भी प्लेन की इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशंस को आपने वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको मैं पॉइंट को लिख रहा हूं, बता रहा हूं, फिर आगे जब कोई इक्वेशन आएगी तो इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में वो अपन देखेंगे। अभी केवल पॉइंट को कन्वर्ट करके बताया। यदि एक पॉइंट हमारे पास उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और मेरे को उस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो केवल इतना सा फर्क आएगा, उसमें आई जे के ऐड कर दीजिए रिस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरीके से ऐड कर दीजिए। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के is the position vector of OA. नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर in 2-dimensional in 2 and 3-dimensional systems. Rectangular resolution of a vector, heading है ये, rectangular resolution of a vector in 2 and 3-dimensional system. 2 and 3-dimensional system, 2 और 3 डायमेंशन में अपन लिख रहे हैं, किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो 2 के लिए अपन बात कर लेते हैं। तो इस हेडिंग में पहला पॉइंट डालिए, एनी वेक्टर आर देखिए, एनी वेक्टर आर कैन बी expressed, any vector r can be expressed as a linear combination of two unit vectors I and j at right angle. Any vector r can be expressed as a linear combination of two unit vectors I and j at right angle. That means vector r is equals to xi plus yj. अब ये x i और yj क्या है और x और y को क्या बोलते हैं वो आप पूरा समझ लीजिए, इसमें क्या अपन इसको बोलेंगे। So any vector r can be expressed as a linear combination of two unit vectors at right angle like this. तो एक वर्ड यहाँ पर आया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जब हमको कोलिनियर या कोप्लानर शो करना होगा तो वहां पर ये वर्ड आपका बार बार आएगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन या दो से ज्यादा वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपने उन वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना इस तरीके से। यदि आपके पास आई और जे दो यूनिट वेक्टर हैं और इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इन वेक्टर्स को हमने दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से ऐड किया है, एक्स आई प्लस वाई जे। 3 वेक्टर होंगे, तो 3D के लिए जब हम लिखेंगे तो वहां पर 3 डायमेंशनल में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई जेड लोगे,
और उस केस में हम r को लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, तो वो आपका i, j और k का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन. अब इसमें आगे लिखिए, the vectors xi and yj are called, the vectors xi and yj are called the perpendicular components of R. Xi and yj are called the perpendicular components of R. और जैसा आपको बताया लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए x और y ये दो स्केलर हैं, सो इसमें आगे लिखिए कॉमा लगा के, एंड स्केलर्स x and y and scalar x and y are called components of R. X and y are called the components of R in the direction of x and y axis respectively. Components of R in x and y axis respectively, in the direction of x and y axis respectively. तो xi और yj are called the perpendicular components of R, और जो x और y जो दो स्केलर हैं, they are the components of R in the direction of x and in the direction of y respectively. x की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने x लिया है, y की डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट y लिया है. तो x and y axis respectively, and the order pair x, y, ये तो आप जानते ही हैं, and the order pair x, y is known as the coordinate of point, is known as the coordinate of point whose position vector is r, whose position vector is r. तो ये रिजॉल्व्ड पार्ट हो गए या फिर कंपोनेंट्स हो गए किसी r के. तो किसी भी वेक्टर r को आप इस तरीके से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, xi प्लस yj. xy उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसका पोजीशन वेक्टर हम r से डिनोट कर रहे हैं. और इसमें एक बात, मतलब ये सारी बातें ऐसी हैं कि मैं यदि ये कोई पॉइंट ले लेता हूं P, इसका कोऑर्डिनेट x, y लिख लिया, इसका मतलब है आपने x एक्सिस की डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस की डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर किया. ये यदि हमारा इनिशियल पॉइंट है O, और मैं यदि इस OP वेक्टर को R नाम ले लूं, ये OP बराबर हमारा वेक्टर R हो गया. तो इसी R को आप क्या लिखेंगे, xi प्लस yj, ये आपको बताया अभी तक. तो xi प्लस yj लिखेंगे. x और y दो स्केलर हैं, and these scalar are called the components of R in the direction of x and y axis, in the direction of x axis and y axis respectively. ठीक है, सो ये हमने लिखा है. अब इसमें दो बातें और मिलती हैं कि यदि आप इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, इफ यू हैव टू फाइंड, जो हमने मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड मतलब ओपी का लेंथ, और आप जान रहे हैं इस सिस्टम में जो ओपी की लेंथ आएगी पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो इसी के नीचे आप लिखेंगे ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यदि कोई वेक्टर उसके कंपोनेंट के फॉर्म में आपको दे रखा है, और इफ यू हैव टू फाइंड इट्स लेंथ, इट्स मैग्नीट्यूड, तो इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये इसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि आपने इस तरीके से दो कंपोनेंट्स लिए हैं, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो इसलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, और इसलिए ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है
ये जो r की लेंथ आएगी वेक्टर r की, वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। एंड यदि इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, मतलब एंगल, ये OP वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो ये जो एंगल आता है थीटा, इट इज tan इनवर्स y अपॉन x। तो if theta is the angle of inclination of vector with x axis, यदि वेक्टर का x एक्सिस के साथ झुकाव, इंक्लिनेशन आपका थीटा है, तो वो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x आती है, जो कि आप इजीली बता सकते हो tan थीटा y अपॉन x होता है। तो ये हमने सब 2D में बात करी, बिल्कुल यही बातें हमने 3D के लिए लिखनी है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, r का मॉड इतना होगा, एंगल इतना होगा, ये डायग्राम बना लीजिए, और फिर इन्हीं बातों को अपन 3D में लिखेंगे। और 3D में आपको एक नई चीज मिलेगी। 3D में यदि ये एंगल निकालना है तो फिर कैसे निकालते हैं वो अब आप समझिएगा, क्योंकि जब आप 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। सो ये हमने रिजॉल्व किया है किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में, अभी हम इसी वेक्टर r को रिजॉल्व करेंगे इन 3 डायमेंशन। बिल्कुल सेम बात है, वही की वही पूरी लिखनी है सारी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, थर्ड। और अब उसी हेडिंग का, ये पहला पॉइंट था, उसी हेडिंग में अब दूसरा पॉइंट। लिखिए इसमें सेकंड पॉइंट, एनी वेक्टर r, any vector r can be expressed as a linear combination of any vector r can be expressed as a linear combination of three perpendicular unit vectors, I, j and k, three perpendicular unit vectors I, j and k. That means vector r is equals to xi plus yj plus zk. Vector r is equals to xi plus yj plus zk. और उसमें लिखिए कॉमा लगा के, द कंपोनेंट्स xi कॉमा yj कॉमा zk, द कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट बोलेंगे, तो द कंपोनेंट्स xi कॉमा yj एंड zk आर कॉल्ड right angled components of R. Right angled components of R. And the scalars x, y and z, and the scalars x, y and z are called components of R, are called components of R in the direction of x, y and z axis respectively. X, y and z axis respectively. And order triplet, अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा, and the order triplet x, y, z, and the order triplet x, y, z represents the position coordinate of the point
represent the position coordinate of the point whose position vector is r. Position coordinate of the point whose position vector is r. लाइन चेंज करके लिखेंगे. Also the modulus of r is square root over x square plus y square plus z square. तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर की जो लेंथ होगी 3D में, 3 डायमेंशन में यदि होगा ये, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा. और आगे लिखिए. अब देखिए वहां पर अपन ने ये बोला था कि यदि r 2D में x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा y अपॉन x होता है. मतलब थीटा tan इनवर्स y अपॉन x होता है, जिसको 2D में अपन स्लोप बोलते थे. लेकिन जब आप 3D पढ़ेंगे और 2D में स्लोप का जितना इंपॉर्टेंस है, 3D में स्लोप जैसी कोई बात नहीं होती. जब आप 3 डायमेंशन स्पेस में पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी आप स्लोप नहीं पढ़ोगे. और 2D में जब भी आपको दो लाइन के बीच में एंगल बनाना होता है, किसी लाइन को दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर बताना होता है, पैरेलल बताना होता है, तो ये सारी बातों के इक्वेशन ऑफ लाइन में भी अपन स्लोप का इस्तेमाल, तो स्लोप बहुत जगह पर यूज होता है. और विदाउट स्लोप आप 2D में कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो जितना इंपॉर्टेंस 2D में स्लोप का है, 3D में स्लोप की जगह पर वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइंस. अब डायरेक्शन कोसाइन क्या, तो जैसा नाम से ही शो हो रहा है, वहां पर अपन क्या लेते थे 2D में, जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ उसका टेंजेंट जो था वो स्लोप कहलाता था. tan थीटा को अपन स्लोप बोलते थे. यहाँ पर 3D में स्लोप जैसा वर्ड तो कुछ भी नहीं है, तो स्लोप की जगह पर वर्ड नाम दिया गया है डायरेक्शन कोसाइंस. तो अब यदि ये जो r आपका है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, क्योंकि यदि मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई वेक्टर बनाऊंगा तो वो वेक्टर जब आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ किसी ना किसी एंगल पे तो इंक्लाइंड होगा. तो यदि ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म करता है, तीनों एक्सिस के साथ लेना है, अल्फा बीटा और गामा, तो इन एंगल्स के जो कोसाइन होते हैं, मतलब कॉस जो होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन. तो 3D में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक 3D में यही है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. लेकिन चूंकि अभी आ गया, थोड़ा थोड़ा अपन रिलेट करते चल रहे हैं इसको 3D से, तो ये बात भी देख लीजिए कि ये वेक्टर r का मैग्नीट्यूड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा. और आगे लिखिए कॉमा लगा के, इफ वेक्टर r makes angle alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma with positive directions of x, y and z axis respectively, with x, y and z axis respectively, then cosines of these angles, then cosines of these angles are called direction cosines of vector r, are called the direction cosines of vector r. That means डायरेक्शन कोसाइंस को इन शॉर्ट आगे से हम ऐसा लिखेंगे. सो दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. और इनको भी आगे चल के हम LMN से डिनोट करते हैं, और भी शॉर्ट है, ये स्टैंडर्ड है नोटेशन. 3D में L का मतलब कॉस अल्फा ही होगा.
तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, R L is equals to cos alpha, M equals to cos beta, and N equals to cos gamma. Cos alpha, cos beta, and cos gamma. Where cos alpha का जो वैल्यू होता है, it is x upon square root over x square plus y square plus z square. ये है वो x. cos बीटा की जो वैल्यू आती है, जैसे आपने वहां पे लिखा था tan थीटा y अपॉन x, ऐसे यहाँ पे तीनों एंगल के लिए मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, तो cos अल्फा का वैल्यू आएगा, तो cos अल्फा का वैल्यू इतना आता है, cos बीटा का वैल्यू आता है y अपॉन c रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x square plus y square plus z square, and therefore L square plus m square plus n square का value 1. That means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma का value 1. मतलब आप इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा. तो ओवरऑल ये कंसेप्ट है कि डायरेक्शन कोसाइंस, यदि आपको किसी वेक्टर r की डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं तो आप x, y और z, मतलब क्या करो, इन तीनों कंपोनेंट्स को, x को, y को और z को वेक्टर r के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. तो मैंने अभी आपके सामने दो नाम लिए थे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में उतना ही फर्क है जितना वेक्टर और यूनिट वेक्टर में फर्क है. ये जो x, y, z लिखे हैं, जैसे मैं यदि कोई वेक्टर r ले लेता हूं, मतलब ये r मैंने ले लिया i प्लस 2j प्लस 3k, तो इसका मतलब है ये आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में 1 यूनिट, पॉजिटिव y डायरेक्शन में 2 यूनिट और पॉजिटिव z डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करो, तब जाके आप 1, 2, 3 पे पहुंचोगे. तो i प्लस 2j प्लस 3k, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं 1, 2 और 3, ये 1, 2, 3 का जो सम है, स्क्वायरिंग का सम, वो 1 नहीं आता. 1, 2 और 3 के स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं आता. तो इसलिए हमने इनको नाम दिया है डायरेक्शन रेशियोज. लेकिन यदि आप इसी वेक्टर r का यूनिट वेक्टर बनाओगे, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो यदि आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14 आता है, √14. तो यदि मैं √14 से इसको डिवाइड कर दूं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा. अब यदि आप यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो देखो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1/√14i, 2/√14j और 3/√14k, ये बनेगा. अब आप यदि ये 1/√14, 2/√14 और 3/√14 को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो 1 आएगा. तो जो आपको बोला कि वेक्टर और यूनिट वेक्टर में जो फर्क है, वही डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में फर्क है. डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों भी 3 नंबर होते हैं किसी भी वेक्टर के लिए. 3 नंबर्स हैं वो. यदि वो 3 नंबर्स के स्क्वायरिंग का सम 1 आ रहा है तो उनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस. यदि उन 3 नंबर्स के स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं आ रहा है तो उनको आप बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो. बिल्कुल वैसे ही है कि किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर तब बोलते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है. कहने का मतलब यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे. और डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना है, मतलब मेरे पास यदि 1, 2, 3 3 नंबर्स आ गए, इनका स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं आ रहा, ये डायरेक्शन रेशियोज थे. तो यदि 1, 2, 3 मेरे पास 3 नंबर है
जैसे मैंने 1 2 3 की जगह यहाँ एक्स वाई जेड लिखा है, ये है एक्स वाई जेड, तो मैंने करा क्या है, मैंने एक्स वाई जेड इन तीनों को 1 2 3 को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये देखो एक्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है, वाई को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और जेड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो मैं 1 2 3 तीनों नंबर्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर वो डायरेक्शन रेशियोज की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस कहलाने लगेंगे। तो फिर ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बन जाएंगे। इनको हम एलिमेंट से डिनोट करेंगे और इनका स्क्वायरिंग का सम हमेशा फिर 1 आएगा। आप करके देख लो, बात वही है, तीन नंबर्स को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, अब स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। सो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इतनी सी बात है। और आपको बता दें कि ये पढ़ना ही है आपको। 2D में जितना इंपॉर्टेंस, जितना बोल रहा हूं उतना, मतलब पूरा ही, कहीं भी स्लोप वर्ड आते ही नहीं 3D में। तो 2D में जितना स्लोप का इंपॉर्टेंस है, 3D में आपको यही पढ़ना है। तो 3D में हम किसी भी 3D में हम ये बात नहीं करेंगे कि कोई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा को स्लोप बोलेंगे। 3D में हम क्या फाइंड करेंगे, वो लाइन जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ यदि अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, उनके कॉस 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 लगाओ, उनको डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। और अब हर चीज हम कॉस डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन करेंगे। तो यह है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल सिस्टम। पूरी रिलेटेड बात आपको बता दी। उससे कोई डाउट आपके मन में है तो पूछ लीजिए। सर बोलो। सर जैसे कोई एक वेक्टर है, अगर हमने उसको यूनिट वेक्टर बनाए हाँ, और कोई दूसरा वेक्टर है और उसको भी यूनिट वेक्टर बनाए, तो हम उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, उनका उनका दो वेक्टर कभी इक्वल नहीं होते। दो वेक्टर इक्वल होने के लिए उनका सर मैग्नीट्यूड नहीं, बराबर। उसका यूनिट वेक्टर, हाँ, यूनिट वेक्टर बनाए तो यूनिट वेक्टर भी कैसे इक्वल आ जाएंगे, तो उसका बनता है, उसका आंसर बनाएगा ना। मैग्नीट्यूड बनाएगा ना, डायरेक्शन तो अलग अलग होंगी। अच्छा ठीक है सर। हाँ। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि भाई हमने आई और जे भी तो लिया, आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर है, लेकिन दोनों बराबर ही नहीं होते। आपको पहले ही बोला कि दो यूनिट वेक्टर बराबर तभी होंगे जब वो सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, यदि अलग अलग डायरेक्शन में तो आप इक्वल बोल ही नहीं सकते उनको। चलिए, तो ये जो कंसेप्ट आपने अभी पढ़ा, इस पर बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम थ्योरी को आगे पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर ए, the set of real numbers satisfying mod phi minus x into vector a less than mod 2a consist of all x such that consist of all x such that, पहला ऑप्शन है 0 less than x less than 3, 3 less than x less than 7,
-7 less than x less than -3, and the fourth option is -7 less than x less than। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज आपको बतानी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। करेक्ट है कौन है? ये संकेत तुक्कर करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। योजित करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करें, गलत जवाब। निहाल कामले चेक करें, गलत जवाब। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। हेलो 5 है? नहीं, क्लास चल रही। हाँ ठीक है, करता हूँ। ठीक है, समीर कामले चेक करें। देखिए करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 3 लेस देन x लेस देन 7। और सॉल्यूशन का तरीका है ये, मॉड की प्रॉपर्टी से आप इसको यूं लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड कैन बी रिटन दिस, क्योंकि 2 का मॉड 2 ही होता है। अगले स्टेप में मॉड 5 माइनस एक्स लेस देन 2 बचेगा, और ये तो आप जानते ही, यदि ये लेस देन 2 है, मॉड x लेस देन 2 है, तो -2 लेस देन 5 माइनस एक्स लेस देन +2। और अब 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऐसा ले लेगा। तो 3 लेस देन x लेस देन 7 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। For a non-zero vector of modulus A, ऐसा लिख लेते हैं, if A is non-zero vector of modulus A, and M is non-zero scalar, M is non-zero scalar, then MA is unit vector if
m बराबर प्लस माइनस 1, m बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, m बराबर 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या m बराबर प्लस माइनस 2. Which one is correct? संकेत तुक्कर करेक्ट है. अभी तो बहुत बेसिक 5-8 सवाल पे अपन डिस्कशन करते हैं, कुछ है नहीं इन सवालों में दम. कल से थोड़ा थोड़ा अपन लेवल उठा लेंगे इसका. योजित करेक्ट है, जिनको समझ में आता जाएगा वो धीरे. सुशांत करेक्ट है, सिल्वी करेक्ट है, समीर करेक्ट है. जिनको समझ में आता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, बाकी तो ऊपर चली गई बात. और ये ना ओके. निहाल कामले चेक करें, गलत जवाब है. अच्छा, निहाल कामले करेक्ट है, संकेत तुक्कर करेक्ट है चौथे क्वेश्चन का आंसर. और ये जो तुमने पूछा है ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री का है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इनको सॉल्व नहीं करना, इनको आप छोड़ दो. केवल आप सर बट फर्स्ट ऑर्डर. हाँ सर, IIT 1999 का क्वेश्चन था. 1999 में आया बेटा, तब के पास सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, वही तो बोल रहा हूँ. 1999 बहुत पुराना हो गया है, 2020 चल रहा है, 21 साल हो गए. तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन केवल सॉल्व करने हैं आपको. ठीक है सर. योजित चेक करें, गलत है. अंकेश लोनारे थर्ड करेक्ट है. तो ये दो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनके आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हो. भाई किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा. तो एमए को यदि यूनिट वेक्टर बनाना है
तो m की जगह पर mod a लिखना पड़ेगा, 1/mod a। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और थर्ड क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड जब आप इसका निकालोगे तो 5√2 आता है, और 5√2 से ये हर टर्म को डिवाइड करोगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता, इसलिए नन ऑफ दीस। क्योंकि ये 5√2 से, ये भी 5√2 से और ये भी 5√2 से डिवाइड होगा, मतलब ये ऑप्शन बनने के लिए 5/5√2 होना चाहिए था, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन और थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन थ्योरी में अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें कल अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को अपन ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल लॉ सॉरी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है आपने, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ में उन पर बेस कुछ सवाल बनेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, सो इनको कर लीजिए और आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।